Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and important points of the topic simple harmonic motion. तो SHM जो है simple harmonic motion, इसकी definition से discussion चालू करते हैं कि if the restoring force or torque acting on a body in oscillatory motion is directly proportional to the displacement of the body and that restoring force is directed towards the equilibrium position, then that particular motion is known as SHM. बेसिकली अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगनी चाहिए किसी भी मोमेंट पे दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू x एंड दैट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसलिए हम उसको F इजिकल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो अगर लीनियर SHM की हम बात करते हैं तो हम फोर्स का डिस्कशन करेंगे और एंगुलर SHM में हम टॉर्क को डिस्कस करते हैं जहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क जो है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन और जो रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है वो इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो यहां पे एक सिंपल सा डिस्कशन चालू करेंगे जहां पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और उसको मैंने मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है. तो इस तरीके का जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, यहां पर उसकी एनी टाइम पर पोजीशन x जो है उसका फंक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई. यहां पर कैपिटल A जो है इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, चूंकि यहां पर मोशन रिपीट होता है तो वी नीड टू डिस्कस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन. और फाई जो है दिस इज नोन एज फेज कांस्टेंट. तो ये जो फेज कांस्टेंट की टर्म होती है ये डिफाइन करता है कि t इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसी थी, कहां पर थी और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था. तो फाई का डिस्कशन हमें कैसे पता चलता है, जब हम t को 0 सेट करते हैं तो उस सिचुएशन में जो x की पोजीशन होती है इट बिकम्स a cos फाई. अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी पता चल जाएगी, इट विल बी इक्वल टू माइनस a ओमेगा इंटू साइन ओमेगा t प्लस फाई. तो आप यहां पे देख सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी a ओमेगा और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. आगे इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन का फंक्शन आ जाएगा दैट विल बी माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा t प्लस फाई. अब इसको अगर मैं दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो नेट फोर्स क्या हो जाती है, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन. तो किसी भी टाइम t पे नेट फोर्स कितनी होगी, माइनस m ओमेगा स्क्वायर a कॉस ओमेगा t प्लस फाई. मैंने इस फंक्शन में m मल्टीप्लाई कर दिया है. अब आप यहां पर देखेंगे a cos ओमेगा t प्लस फाई की टर्म आ गई है. तो किसी भी टाइम t पर पोजीशन क्या थी, a cos ओमेगा t प्लस फाई. तो यहां पे ये जो पार्ट है इसकी जगह हम x सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो फोर्स का फंक्शन आ गया माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. ये जो पूरा पार्ट है इसकी जगह मैंने x सब्सटीट्यूट किया है. तो अब आप दोनों डेफिनेशन और यहां पर हमारे फंक्शन की इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलर हैं. तो यहां से k जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर. तो यहां से k को m ओमेगा स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट k बाय m. टाइम पीरियड ऑफ मोशन अगर हमें निकालना है तो वो 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाय k. ठीक है. तो यहां पर जो भी टर्म आपकी x के साथ में आती है कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वेटेड टू k. यहां पर दो इक्वेशंस थी x और v, दोनों ही फंक्शन ऑफ t थे. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस में से मैं t को एलिमिनेट कर देता हूं तो v एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा. तो v एज अ फंक्शन ऑफ x होता है v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन अगर हमें देखना है तो किसी भी पोजीशन x पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ के एक्स स्क्वायर. x का फंक्शन हमने शुरू किया था x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई, तो x का स्क्वायर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं हाफ mv स्क्वायर. तो एनी टाइम t पे हमने वेलोसिटी का फंक्शन भी पढ़ा था माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई. तो यहाँ पे v स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई. हमने एक और चीज ऑब्जर्व की थी, k की वैल्यू जो होती है इट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर. तो यहां पे मैंने इसको लिख दिया हाफ k स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई. अब ये जो दोनों फंक्शंस हैं काफी सिमिलर हैं, हाफ k स्क्वायर कॉस स्क्वायर सम एंगल
और ये है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ दैट सेम एंगल। तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालता हूं पीई प्लस के ई, तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव जो टर्म्स हैं ये ऐड होके 1 हो जाएंगी, हाफ के ए स्क्वायर कॉमन बाहर आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई हाफ के स्क्वायर विच इज अ कांस्टेंट। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो यहां पे मैंने एक्स एक्सिस को प्लॉट किया है। दिस एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक्स इक्वल टू 0 मतलब मीन पोजीशन है, एक्स इक्वल टू प्लस ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए जो है दीज आर द एक्सट्रीम पोजीशंस। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक एनर्जी जो है के एक्स ये मिनिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब वेलोसिटी 0 हो गई है। तो प्लस ए और माइनस ए पे के एक्स का जो फंक्शन है वो 0 है और मीन पोजीशन पे के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और किसी भी पॉइंट पर दोनों एनर्जीज जो है के एक्स और यू एक्स उनका सम जो आएगा इट विल बी अ कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट लाइन है दिस इज हाफ के स्क्वायर। तो ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, जेई के रिसेंट एक पेपर में सीधा सीधा आपको ग्राफ आइडेंटिफाई करना था। आगे सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे जहां पर एंगुलर एसएचएम होता है। इसकी डेरिवेशन में हम रिस्टोरिंग टॉर्क को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग है और उसके एंड पे एक बॉब है ऑफ मास m। तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव टर्म मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर ग्राउंड पे तो जो फोर्स लग रही है ये वाली फोर्स दिस विल बी mg, लेकिन ग्रेविटेशनल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हाइट पे और डेप्थ पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं इस सिस्टम को लिक्विड के अंदर डिप कर दूं तो बायंट फोर्स भी लगेगी, जिसकी वजह से नेट डाउनवर्ड फोर्स mg की जगह कुछ और आ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली हम वो फोर्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। m के साथ जो भी टर्म आती है उसको मैं g इफेक्टिव सब्सटीट्यूट कर दूंगा। अब टाइम पीरियड जो है वो l और g पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंडेंस देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड जो है डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये हो जाएगा हाफ डेल्टा एल बाई एल माइनस हाफ डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। ठीक है, ये रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेरिएशन जो होगा वो हाफ डेल्टा एल बाई एल आएगा। और रूट ऑफ जी इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर मैंने माइनस का साइन लगाया है, यानी कि जी अगर बढ़ जाएगा तो टी कम हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ अ सेकंड पेंडुलम 2 सेकंड होता है एंड टाइम आपका सेकंड पेंडुलम बनाने के लिए लेंथ ऑफ द पेंडुलम शुड बी 0.993 मीटर्स। यहाँ पे टाइम पीरियड को 2 सेकंड अगर आप पुट कर देंगे तो लेंथ की वैल्यू 0.993 आएगी। ये कंपाउंड पेंडुलम का डायग्राम है। यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सी सिचुएशन की जगह सॉलिड बॉडी को यूज करता हूं, ठीक है, इस सॉलिड बॉडी को मैंने पॉइंट एस के अबाउट पिवट किया है, तो एस जो हो गया दिस हैज बिकम द एक्सिस और C जो है दैट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड बॉडी। तो जब सेंटर ऑफ मास एकदम वर्टिकली डाउन होगा तो दैट विल बी द मीन पोजीशन, और अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ देंगे तो ये जो बॉडी है दिस विल मूव लाइक अ पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय mgl। यहां पर I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस ऑब्जेक्ट की अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू S। जिस पॉइंट के अबाउट पिवट किया है उस पॉइंट को एक्सिस मानते हुए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और यहां पर L जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पिवट S एंड द सेंटर ऑफ मास C। तो ये डिस्टेंस यहां पर L आ जाएगा। इनफैक्ट ये जो डेरिवेशन है सिंपल पेंडुलम की ये भी इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके आ सकता है। ये पॉइंट मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ml² ले लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, और यहां पर L की वैल्यू भी L रह जाएगी जो कि पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास उसी की लोकेशन पे होता है। तो आप ऊपर ml² और नीचे L सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई रूट L बाय जी। फिर टॉर्शनल पेंडुलम की बात करते हैं। यहां पर एक रॉड है, सॉलिड रॉड है, जिसके नीचे हमने एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ये जो वायर है ये ट्विस्ट हो जाएगी, और बीइंग अ सॉलिड बॉडी ये उस ट्विस्टिंग मोशन को अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये जो नीचे का ऑब्जेक्ट है इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो यहां पर इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। यहाँ पे I जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड बॉडी अबाउट द पॉइंट C,
और कैपिटल C जो है यहां पर दिस इज द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ दिस वायर। जिस तरीके से स्प्रिंग का कांस्टेंट K होता है उसी तरीके से ये जो वायर है ये ट्विस्टिंग मोशन को अपोज करेगा एंड दैट कांस्टेंट विल बी नोन एज C। आगे स्प्रिंग्स का डिस्कशन करेंगे। अगर हमारे पास एक लाइट स्प्रिंग है और जो उसके साथ कनेक्टेड मास है दैट इज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इसमें जब SHM होगा तो टाइम पीरियड आएगा 2π√m/k। अगर मैं इसी सिस्टम को वर्टिकली हैंग करता हूं तो भी टाइम पीरियड विल रिमेन द सेम 2π√m/k। अगर स्प्रिंग मासलेस नहीं दिया हुआ है, स्प्रिंग का मास भी दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में हमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ता है। फॉर्मूले में टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m प्लस मास ऑफ द स्प्रिंग डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय k। अगर हम स्प्रिंग को कट कर देते हैं, अगर एक स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट k है और उसको हम n इक्वल पार्ट्स में कट कर देंगे तो हर इंडिविजुअल पीस जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स k होगा। तो अगर मैं स्प्रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं तो हर पार्ट का k जो है वो ओरिजिनल स्प्रिंग से ज्यादा हो जाएगा। अगर दो स्प्रिंग सीरीज में लगे हैं तो k इफेक्टिव आता है 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, यानी कि k इक्विवेलेंट को आप लिख सकते हो k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। अगर दो स्प्रिंग्स पैरेलल में है तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा k1 प्लस k2, यानी कि इन दोनों स्प्रिंग्स को हम हटा के एक सिंगल स्प्रिंग रख सकते हैं जिसका k होगा k1 प्लस k2। ये जो सिस्टम है जहां पर दो वॉल्स के बीच में एक मास है और दोनों वॉल से एक एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है, लेफ्ट की वॉल से स्मॉल k और राइट की वॉल से कैपिटल K जो स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो ये सिस्टम और पैरेलल स्प्रिंग वाला सिस्टम इक्विवेलेंट है। तो इस सिस्टम में भी इफेक्टिव k जो है वो k1 प्लस k2 आपके पास आ जाएगा। डैम्ड SHM की बात करते हैं। अभी तक जो SHM हो रहा था उसमें कोई भी रिटार्डिंग फोर्स नहीं थी। अगर कोई रिटार्डिंग फोर्स भी एक्ट करती है कॉन्टिन्यूसली ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको हम डैम्ड SHM बोलते हैं। तो यहां पर -kx जो था रिस्टोरिंग फोर्स लग रही थी स्प्रिंग की वजह से, उसके साथ साथ -b/dx/dt यानी कि -b/v। ये एक एग्जांपल है जैसा आपने फ्लूइड्स में पढ़ा था, विस्कस फोर्स जो लगती थी, समथिंग सिमिलर टू दैट, b/v। ये जो रिटार्डिंग फोर्स है ये खुद वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है एंड दिस इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। तो अब जो मोशन होगा उसका फंक्शन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बॉडी ऑसिलेट तो करेगी लेकिन हर ऑसिलेशन के साथ एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो यहां पे एम्पलीट्यूड का फंक्शन हो जाएगा a e⁻t/τ, where τ इज द टाइम कांस्टेंट। टाउ जो होता है इसकी वैल्यू होती है 2m/b। तो गिवन फंक्शन में से हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और यहां पर कोएफिशिएंट b जो है विस्कस फोर्स का उसको हम लेंगे। तो आपका x वर्सेस t ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। यहां पर ऑसिलेशन तो हो रहा है लेकिन आप देख सकते हैं हर साइकिल के बाद एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जा रहा है। तो अगर हम सारे एम्पलीट्यूड, सारी मैक्सिमम पोजीशंस को अगर कनेक्ट करेंगे तो हमें एक्सपोनेंशियल डिके दिखाई देगा। इसीलिए हमने यहाँ पे एम्पलीट्यूड के फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज किया है। इसके अलावा फोर्स्ड ऑसिलेशंस की भी बात कर सकते हैं जहां पर हम कॉन्टिन्यूसली एक ऑसिलेटिंग फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की नेचुरल ऑसिलेशंस कुछ टाइम के बाद डाई हो जाती हैं और सिस्टम जो है वो जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स है उसी की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगता है। तो यहां पर ये जो फोर्स, वेरिएबल फोर्स हमने अप्लाई की है दैट इज F0 cos ωt। तो ये यहां पे एक ऑसिलेटिंग फोर्स हमने एक्सटर्नली लगाई है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मास इनटू नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द ड्राइविंग ऑसिलेटरी फोर्स माइनस kx रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी स्प्रिंग की वजह से माइनस b/dx/dt। ये रिटार्डिंग विस्कस फोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर एम्पलीट्यूड का फंक्शन कुछ इस तरीके से आ जाता है। इस फंक्शन को आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, डिनोमिनेटर को अगर मैं मिनिमाइज कर दूं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा और डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, व्हेन ओमेगा डी यानी कि ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ω0 विच इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। 2π√m/k जो हमारा फंक्शन आता था उसमें ω0 होता था √k/m।
तो √k/m जो है दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, ओमेगा डी जो है वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है जो आपको गिवन होगी। तो ये दोनों वैल्यूज जब बराबर हो जाती हैं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है। तो ये जो सिचुएशन होगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की, दिस इज नोन एज रेजोनेंस। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। सबसे पहले हमने जो फंक्शंस पढ़े थे पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, उन फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए जहां पर हमें स्टैंडर्ड फंक्शन से गिवन फंक्शन को कंपेयर करना होता है। बेसिकली आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस ऑफ द टाइप y = a sin ωt + b cos ωt। तो यहां पर इस तरीके का अगर फंक्शन दिया हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके एक सिंगल साइन या कॉस का फंक्शन बना लीजिए और उसको स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल कंपाउंड और टॉर्शनल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो ये जो डैम्पिंग और फोर्स्ड ऑसिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं आपको बस बेसिक फंक्शन याद होना चाहिए और गिवन सिचुएशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर हम टाइम पीरियड निकालते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का। इन टाइप के क्वेश्चंस में हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है और उसके बाद पहले हम इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे और फिर सिस्टम को इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नया फ्री बॉडी डायग्राम आएगा वहां से हम नेट फोर्स निकालेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू x। तो F = -kx की फॉर्म में अगर आपने नेट फोर्स की इक्वेशन बना ली तो जो भी x के साथ कांस्टेंट आएगा उसको हम k की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे एक लॉग जो है वो वाटर में फ्लोट कर रहा है, तो उसको अगर हम थोड़ा सा भी नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर देंगे तो वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, यहां पर मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे एक लॉग है, पीस ऑफ वुड है जो कि फ्लोट कर रहा है इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश या पुल करता हूं तो ये जो लॉग है दिस विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ठीक है, सिमिलरली कॉलम ऑफ मरकरी इन यूट्यूब जो है उसके अंदर एक फ्लूइड है। तो अगर मैं यहां से पूरा ये जो फ्लूइड है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर देता हूं जिससे दूसरी साइड थोड़ा सा ऊपर की तरफ फ्लूइड पुश हो जाएगा और फिर मैं इसको रिलीज कर दूंगा सिस्टम को, तो ये जो फ्लूइड है ये ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन फ्रॉम द टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। If you have found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.